Hello everyone, welcome to Officer BTR. We're discussing daily current affairs and analysis. So let's begin with the discussion for 30th of December. देखते हैं आज कौन से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्रिक्स बैंक. जो हमारा ब्रिक्स का बैंक है दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक. इसमें कुछ नए मेंबर्स का एडिशन हुआ है. तो लेट्स सी कौन कौन से मेंबर इसमें ऐड हम कर रहे हैं. जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें हमने इजिप्ट को एज अ न्यू मेंबर ऐड किया है. ये फोर्थ न्यू मेंबर है जिसको फाउंडिंग मेंबर्स के बाद ऐड किया गया है. उसके बाद कौन कौन से 4 मेंबर्स को ऐड किया गया था? दीज आर बांग्लादेश, यूएई एंड उरुग्वे. जो इंक्लूजन था इजिप्ट का, इसको आपने ब्रिक्स बैंक की आउटरीच में भी इंक्लूड कर दिया है. जो ब्रिक्स बैंक में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में भी इसको इंक्लूड कर दिया है. तो अब ब्रिक्स बैंक का पार्ट बन गया है इजिप्ट. अब ये इजिप्ट को क्या बेनिफिट मिलेगा? जो इजिप्ट है ऑब्वियसली उसको एक तरह से नया प्लेटफॉर्म मिला है ताकि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है उसके अंदर कॉपरेशन को और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग कर सके, अपनी जो प्रेजेंस है वो इस्टेब्लिश कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एक गोल है उसको पूरा कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर सके. तो ऑब्वियसली अगर कोई भी कंट्री किसी पर्टिकुलर ग्रुपिंग का पार्ट बनती है तो ये सिर्फ एक कंट्री को नहीं, इनफैक्ट जितने भी कंट्रीज उसका पार्ट होती हैं उनको हेल्प करती हैं. जो बैंक है वो इजिप्ट को हेल्प करेगा कि दूसरे जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उसके साथ आकर काम करे. अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. न्यू डेवलपमेंट बैंक एक तरह से मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है. इसको फाउंडिंग मेंबर्स ने बनाया था 2014 में. कौन कौन से फाउंडिंग जो मेंबर्स थे उन्होंने 6th ब्रिक्स समिट में इसको बनाया था जो कि हुआ था फोर्टजिला ब्राज़ील में. और 2015 से इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई थी. बेसिकली क्या एम ऑब्जेक्टिव है बैंक का? ये सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो ब्रिक्स ग्रुपिंग में हेल्प करे ताकि जो अंडर डेवलप्ड या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एमर्जिंग इकोनॉमिक्स है जैसे इंडिया एंड चाइना आर इमर्जिंग इकोनॉमीज, उसके अंदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रोवाइड की जाए. जो इस बैंक का हेडक्वार्टर है दैट इज़ एट शंघाई, चाइना. ऑब्जर्वर स्टेटर भी देखते हैं यूएनजीए में. जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है एक तरह से इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है 2018 में, जिससे वहाँ पर और ज़्यादा एक्टिव कोऑपरेशन हो सके विद इन द यूएन मेंबर्स. ना ऑब्जेक्टिव्स. अब यूएनजीए की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो उसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखते हैं कि कैसे जो एनडीबी है उसको ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्प करेगा. डेवलपमेंट हेल्प करेगा मेंबर कंट्रीज़ में, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस एंड जॉब क्रिएशन में हेल्प करेगा, एक तरह से नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म को बिल्डअप करेगा ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें नॉलेज शेयरिंग कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप हो सकें. और जो बैंक है वो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट उनको लोन्स प्रोवाइड करेगा, इक्विटी देगा, लोन्स देगा एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा. दीज आर द वेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो जो बैंक है वो दे सकता है लोन के थ्रू, कोई भी इक्विटी के थ्रू, फ्यूचर जैसे होता है, ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उसके थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि जो कंट्रीज़ है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके. अब देखते हैं कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एनडीबी ने चलाए हुए हैं. एनडीबी ने 80 प्रोजेक्ट्स जो इसके मेंबर स्टेट्स के अंदर उसके अंदर इस्टेब्लिश कर चुके हैं जहाँ की कॉस्ट है अराउंड US $1 मिलियन 30 बिलियन. जो प्रोजेक्ट है कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की बात करता है? दैट आर क्लीन एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट. सो दीज आर द एरियाज ऑफ कंसर्न ऑफ एनडीबी. नेक्स्ट इज अबाउट तमिलनाडु ने एक नई स्टेट पॉलिसी निकाली है फॉर वुमेन. तो देखते हैं इसमें क्या प्रोविजंस हैं, कैसे वुमेन को ये हेल्प करेगा. और ये पॉलिसी है ये 5 साल से ज़्यादा ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी. क्या क्या इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन को एम्पावर करें. हम कोई भी अगर वुमेन के ऊपर पॉलिसी लेकर आते हैं तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि वुमेन किसी के ऊपर डिपेंड न रहे. इसलिए उनको स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग दी जाएगी, स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स को. वहाँ पर जो सिंगल हेडेड हाउस होल्ड वुमेन होती हैं या फिर वुमेन हेडेड हाउस होल्ड है मनरेगा के अंदर, उसके अंदर भी जो 50 से ज़्यादा पर्सन है उनको वर्क दिया जाएगा. रिजर्वेशन भी दिया जाएगा 33% इन रजिस्टर्ड पार्टीज. यहाँ पर जो चिल्ड्रन
स्कूल छोड़ देते हैं, पहले जा रहे होते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या कोई भी कंडीशन की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, उन स्टूडेंट्स को भी स्कूल में भेजा जाएगा। बेसिकली जो गर्ल्स हैं एंड जो चिल्ड्रन है फ्रॉम SC/BT कम्युनिटीज़। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, इसको भी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में एक्सटेंड किया जाएगा, ताकि जो अडोलसेंट गर्ल्स हैं 19 ईयर्स की एज तक, वो भी इसमें अब स्कूल में जाके एजुकेशन ले सके, ताकि उनकी जो एजुकेशन है वो भी कंप्लीट हो सके और ड्रॉप आउट जो हमारे वुमेन गर्ल चाइल्ड की होती है वो भी बहुत कम हो जाए। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो हमारे सबसे डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी के, उनमें से एटलीस्ट हम 1000 वुमेन्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, बेसिकली इन STEM सब्जेक्ट्स, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी हम वुमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, ताकि वुमेन भी टेक्नोलॉजी माइंडसेट में जाए, बिकॉज यूजली वुमेन इतना ध्यान नहीं देती है ड्यू टू कैपेसिटी कंस्ट्रेन, वो नहीं पार्ट ले पाती। इसलिए गवर्नमेंट ने कोशिश कर रही है कि यहाँ पर भी वुमेन का पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। वुमेन फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन भी लाया जाएगा, जहाँ पर सिर्फ वुमेन स्पेसिफिक बसेस या कोई भी ट्रांसपोर्ट है वो दिया जाएगा, जहाँ पर फर्स्ट हाफ ऑफ द सीट्स वुमेन्स के लिए मार्क की जाएंगी, और जो फ्रंट एग्जिट होगा और एंट्रेंस होगा वो भी वुमेन के लिए ही यूज़ होगा। विक्टिम सपोर्ट सिस्टम भी बनाया गया है, जहाँ पर अगर कोई केस अब्यूज़ का आ रहा है तब भी यहाँ पर विक्टिम एज अ विक्टिम वो वहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं, रिहैब की फैसिलिटीज़ दी जाएगी, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन भी किया जाएगा, उसकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होगी, वो प्राइवेट ही रहेगी, और ये भी कोशिश की कराई जाएगी कि जो वुमेन है वो अबंडन फील ना करें, वो खुद को आइसोलेट फील ना करें, इनफैक्ट एज अ मेन स्ट्रीम जेंडर के तौर पर यहाँ पर सामने आए। फ्री कोचिंग भी दी जाएंगी, JEE, UPSC, CAT, NTN, PSC, इन सब के लिए वहाँ पर उनको कोर्सेज दिए जाएंगे, हायर मैनेजमेंट टेक्निकल कोर्सेज भी दिए जाएंगे, ताकि वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। 3% का हम लोन इंटरवेंशन भी दे रहे हैं एजुकेशन पर गर्ल्स को, ताकि अगर उनको हायर एजुकेशन परस्यू करना है तो जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाए। तो इतना कुछ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इतने ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है, तो ये डायरेक्टली अगर वुमेन के ऊपर कोई ऐसे भी आ रहा है तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो तमिलनाडु गवर्नमेंट का, इसके अंदर फैसिलिटीज़ दे सकते हो, एंड ऑल्सो मेन्स में तो ये रिलेवेंट है ही। नेक्स्ट इज अबाउट एक्सटेंशन ऑफ आफ्सपा इन नागालैंड। लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि नागालैंड में आफ्सपा लगने की बात हो रही है, एक कमेटी को फॉर्म किया गया है जो बात कर रहा है कि जो आफ्सपा है उसको नागालैंड से हटा दें, बट ऐसा नहीं हुआ। नागालैंड में हमने 6 मंथ्स के लिए और आफ्सपा को एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो दावा है, उन्होंने बोला है कि स्टेट की कंडीशन अभी डिस्टर्ब्ड एंड डेंजरस ही है, इसलिए हम आफ्सपा को इतनी जल्दी नहीं हटा सके, इसलिए गवर्नमेंट टाइमली इसको एक्सटेंड करती रहती है। आफ्सपा बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट के अंदर बनाया जाता है, जहाँ पर आर्मी को पावर दी जाती है किसी को भी वो बेस्ड ऑन सस्पिशन अरेस्ट कर सके, और अगर लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर उसको फोर्सफुली भी अप्लाई करा सके। तो बेसिकली आफ्सपा आर्मी को पूरा कंट्रोल देता है, और जो आफ्सपा है नागालैंड में वो काफ़ी सदियों से चला आ रहा है, काफ़ी डिकेड से यहाँ पर है। गवर्नमेंट ने क्या अपना जो ओपिनियन है वो दिया है। गवर्नमेंट कहती है कि जो पूरा नागालैंड का एरिया है वो इतना डिस्टर्ब्ड है, इतनी डेंजरस वहाँ पर कंडीशन है कि हमें आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत है वहाँ पर, ताकि जो सिविल पावर है उनको हेल्प हो सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा एक्ट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि वो ये आफ्सपा एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सके। ये दे रहा है आर्टिकल सेक्शन 3 ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट 1958, ताकि जो नागालैंड को हम डिस्टर्ब्ड एरिया अनाउंस कर सकें। अब रिकमेंडेशंस देखते हैं पैनल की। जो पैनल है उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो आफ्सपा है उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है कि जो नागालैंड है वहाँ पर 14 लोगों की डेथ हुई है, जिसकी वजह से पहले बात आई थी कि हमें आफ्सपा को हटा देना चाहिए, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस की वजह से यहाँ पर डेथ हुई थी। तो ये पैनल यहाँ पर क्रिएट किया गया था, जिसको विवेक जोशी ने हेड किया था। अब आफ्सपा एक्ट के बारे में देखते हैं। जो आफ्सपा एक्ट है, जैसे कि हमने देखा, ये और पावर देता है आर्मी को कि वो ओपन फायर कर सके या किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सके अगर वो पर्सन लॉ को कॉन्ट्रावेन कर रहा है, लॉ को ब्रेक कर रहा है। डिस्टर्ब्ड एरिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया? ऑल्दो इसकी कोई डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है एक्ट में, इनफैक्ट जो हम एज अ कॉमन नोशन की तरह लेते हैं, दैट इज़ यूज़ ऑफ आर्म फोर्सेज इन एड ऑफ द सिविल पावर,
जहाँ पर हमें ज़रूरत है कि सिविल पावर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए आर्मी की ज़रूरत है, वहाँ पर हम आफ्सपा उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करते हैं। और ये डिक्लेयर कहाँ पर होता है? सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा एक्ट। सो दिस इज अबाउट योर आफ्सपा एंड डेफिनेशन ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया। नेक्स्ट इज अबाउट आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो आरबीआई की ये रिपोर्ट आती है हर बार एंड इसमें बताते हैं कि गवर्नमेंट की क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, कितना एनपीए बढ़ा है, कितना कम हुआ है। तो एक तरह से लिक्विडिटी सिचुएशन भी बैंक्स की बताती है। जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो अब 6.9% से 8.1% तक आ जाएंगे एक साल के अंदर, अगर हम सितंबर 2021 को बेस ईयर लेते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट सिनेरियो है वो 9.5% तक भी जा सकता है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास सफिशिएंट कैपिटल है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास भी है, बट एक तरह से स्ट्रेस में ही है। इसमें ये भी कहा गया है जो कलेक्टिव असेसमेंट है सब कमेटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, वो बता रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें रिजिलियंस लाने की ज़रूरत है। हमारी ये जो प्रोग्रेस हो रही है वैक्सीनेशन में, जहाँ पर हमारी कंट्री ने खुद की वैक्सीन्स बनाई है, वो एक तरह से रिकवरी मोड में तो है, बट अभी सेकेंड वेव के बाद अभी थर्ड वेव है, तो थोड़ा हम इसमें डाउटफुल ही है। इसीलिए जो साइंस हैं हमारी जो इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं वो अब स्लो होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा अनाउंस हो गया है कि थर्ड वेव इज़ कमिंग, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। ऑल्दो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पर स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है, और जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है, क्रेडिट हिस्ट्री है, वो भी इम्प्रूव हो रही है। अब देखते हैं व्हाट इज़ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। एक तरह से कमर्शियल बैंक की रेशो होती है which have increased to a new peak of 16.6%, कि हमारा कैपिटल कितना है इन रिस्पेक्ट टू एसेट्स, और जो हमारा प्रोविजनिंग कवरेज जो है वो है 68.1% इन सितंबर 21। अब ग्लोबल सिचुएशन देखते हैं कि इंडिया में तो ठीक है इम्पैक्ट हो रहा है, बट व्हाट इज़ द सिचुएशन इन ग्लोबल मार्केट, वहाँ पर इकोनॉमिक कैसी है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है वहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ा रिकवरी वहाँ पर हो रहा है, बट अभी सेकेंड हाफ ऑफ 21 से वहाँ पे भी मोमेंटम लूज़ हो गया है, क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, न्यू वेरिएंट आ चुका है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के चांसेस हैं कि वो बढ़ने लगेगा, और सप्लाई में भी डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गया है। तो ओमिक्रॉन इज़ द न्यू वेरिएंट दैट इज़ कमिंग एंड दैट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी मार्केट्स। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। कौन पब्लिश करता है? ये हर 2 साल बाद होती है, पब्लिश की जाती है आरबीआई से। क्या काम है इस रिपोर्ट का? एक तरह से कलेक्टिव असेसमेंट होती है सब कमेटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की ऑन रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कि हमारी जो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, डिमांड और सप्लाई का स्टेबल मार्केट कब होते हैं? जब व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। लेकिन मिसमैच कब होता है? या तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, या फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड ही नहीं है, जिस वजह से हमारी इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो जाती है। इसीलिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि जो हमारी कंपनी की बैलेंस है वो यहाँ पर सामने आ सके। ऑल्सो कुछ इश्यूज़ पे भी डिस्कशन किया जाता है इस रिपोर्ट में, कि कैसे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट किया जाए और उसमें रेगुलेशन आया जाए। सो दिस इज़ द मेन रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच गवर्नमेंट एजेंसी और विच पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन रिलीजेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। So this is all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section, and don't forget to write us to at on info@officerbta.com, जहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स वी डिस्कस्ड फॉर दैट डे वो अच्छे से हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।